की पाठशाला आई एम देवयानी एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे थर्ड चैप्टर को, जो कि था द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि अर्ली नेशनलिस्ट कौन थे, इनकी क्या डिमांड्स थी, इनके ब्रिटिश को लेकर के क्या बिलीव्स थे। और आज हम कंटिन्यू करेंगे कि इन्होंने उन डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए किन मेथड्स का यूज़ करा, इनके अचीवमेंट्स क्या थे और इन्हें किन चीज़ों पर क्रिटिसाइज़ करा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू दी मेथड्स अडॉप्टेड बाय अर्ली नेशनलिस्ट। तो इन्होंने क्या मेथड यूज़ करे थे गवर्नमेंट के सामने, लोगों के सामने अपनी इन डिमांड्स को रखने के लिए। तो इनके जो मेथड था, मतलब इनका जो काम करने का तरीका था, उसको हम कह सकते हैं कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन मेथड था। यानी कि वो एक काम, जिनका मूवमेंट का जो तरीका था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में था, यानी कि सारी चीज़ें ब्रिटिश के रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर थी। ये काफ़ी पीसफुली रिक्वेस्ट की तरह अपने डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रखते थे। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि काम करने में कि जिससे कि ये ब्रिटिश के रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। तो इस मतलब हम इनके जो मेथड का तरीका है उसको हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन मेथड। तो अब इन मेथड से इनके मेनली दो ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट इज कि ये चाहते थे कि जो इंडियंस हैं ये इंडियंस को एजुकेट कर सकें, मतलब उनको समझा सकें कि उनके लिए क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, उनको मॉडर्न पॉलिटिक्स के बारे में समझा सकें, उनको यूनाइट कर सकें। एक इनका ऑब्जेक्टिव ये था। और इनका सेकेंड ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, यानी कि जो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश क्राउन है और वहाँ के जो लोग हैं, उनके सामने ये अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकें कि आखिर इंडिया में ट्रू सिचुएशन क्या है, कि लोगों को प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको सही करने के लिए क्या चीज़ें, क्या मतलब क्या मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए। तो ये चाहते थे। तो कमिंग टू द फर्स्ट सेट ऑफ मेथड, तो फर्स्ट सेट ऑफ मेथड में अर्ली नेशनलिस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो लोगों को समझाएं कि उनके इंटरेस्ट्स क्या हैं, उनके लिए क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, उनको मॉडर्न पॉलिटिक्स के बारे में एजुकेट करें, उनको यूनाइट करें। तो इसके लिए उन्होंने जो मेथड्स अडॉप्ट करे, तो उसमें फर्स्ट था कि मीटिंग्स रखते थे जहाँ पर कि स्पीचेस देते थे, लोगों को एड्रेस करते थे और जो पॉपुलर डिमांड्स होती थी, मतलब लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते थे और फिर उसमें जो पॉपुलर डिमांड्स होती थी उसको लेकर के ये प्रपोजल्स बनाते थे, रिक्वेस्ट लेटर्स बनाते थे गवर्नमेंट को भेजने के लिए। सेकेंड इज़ कि इनको गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ सही नहीं लगती थी उसको ये प्रेस का यूज़ करके क्रिटिसाइज़ करते थे। थर्ड इज़ कि ये गवर्नमेंट को भेजने के लिए जो प्रोटेस्ट लेटर्स बनाते थे, जो रिक्वेस्ट लेटर्स बनाते थे, प्रपोजल्स बनाते थे, तो उसमें ये सभी चीज़ों को, मतलब सारे फैक्ट्स को, सारी आर्ग्यूमेंट्स को ये काफ़ी केयरफुली लिखते थे और उसको गवर्नमेंट को भेजने से पहले ये लोगों के सामने भी एक बार दिखाते थे। मतलब इस तरह से गवर्नमेंट को, तो मतलब इन्हें गवर्नमेंट को भेजने के साथ साथ ये लोगों को भी इन चीज़ों के बारे में समझाते थे कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उनके इंटरेस्ट्स क्या हैं। So this was the first set of method. Coming to the second set of method, जहाँ पर इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वहाँ के लोगों को इंडिया की ट्रू सिचुएशन के बारे में अवेयर करें कि इंडिया में मतलब ट्रू सिचुएशन क्या है, लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको सही करने के लिए क्या मेजर्स अडॉप्ट करे जा सकते हैं। तो ये इनका मेन एम था सेकेंड सेट ऑफ मेथड में। सो इसके लिए इन्होंने फर्स्ट यूज़ करा कि 3 P's, यानी कि ये प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट का यूज़ करते थे। तो ये गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड्स को रखने के लिए ये प्रपोजल्स भेजते थे, रिक्वेस्ट लेटर्स भेजते थे, मतलब रिक्वेस्ट लेटर्स भेजते थे, प्रोटेस्ट लेटर्स भेजते थे, ताकि गवर्नमेंट का, मतलब ये गवर्नमेंट का ध्यान उन डिमांड्स की, मतलब अपनी डिमांड्स की तरफ, अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ खींच सकें। सेकेंड इज़ कि ब्रिटिश में, मतलब लंदन में एक कमिटी थी, एक ब्रिटिश कमिटी इस्टेब्लिश करी थी इन्होंने, जो कि एक वीकली जर्नल पब्लिश करती थी इंडिया नाम से। तो उस जर्नल में ये लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में, इंडिया की ट्रू सिचुएशन के बारे में बताते थे, ताकि वहाँ के लोगों को, वहाँ के गवर्नमेंट को इंडिया की ट्रू सिचुएशन के बारे में पता चले कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए उन्हें क्या मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो सके, इंडिया का वेलफेयर हो। थर्ड इज़ कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स की एक डेप्यूटेशन, एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ब्रिटेन में, मतलब ब्रिटेन में भेजते थे। तो वो जो ग्रुप था वो मतलब कुछ ऐसे काम करता था जिससे कि गवर्नमेंट का ध्यान वो लोगों की प्रॉब्लम्स की तरफ खींच सकें कि वही इंडिया की ट्रू सिचुएशन क्या है, इन सब चीज़ों को वहाँ की पब्लिक को और वहाँ की गवर्नमेंट को समझा सकें। सो दिस वॉज द मेथड अडॉप्टेड बाय द अर्ली नेशनलिस्ट। नाउ कमिंग टू देयर अचीवमेंट्स, कि इनके अचीवमेंट्स क्या थे। सो फर्स्ट इज कि
इन्होंने लोगों में नेशनलिज्म, लोगों में एक यूनिटी की फीलिंग को अराउज कर, यानी कि उनको ये समझा सके कि वो एक सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनके इंटरेस्ट सेम है। सेकेंड इज कि इन्होंने लोगों को मॉडर्न पॉलिटिक्स के बारे में एजुकेट करा कि मतलब गवर्नमेंट किस तरह से पॉलिसीज़ बनाती है, किस तरह से रूल्स बनाती है, और उसके जो मेन जो मतलब मॉडर्न पॉलिटिक्स के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इन सब के बारे में भी लोगों को समझाया। थर्ड इज कि मतलब इन्होंने ब्रिटिश के ट्रू नेचर को लोगों के सामने एक्सपोज करा, यानी कि अर्ली नेशनलिस्ट के वर्क्स के थ्रू लोगों के सामने ब्रिटिश का ट्रू नेचर आया कि वो जो भी काम करते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। फोर्थ इज कि अर्ली नेशनलिस्ट के वर्क से एक चीज़ गवर्नमेंट को समझ आ गई थी कि अगर वो इंडिया में अपने रूल को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उन्हें इंडिया को लोगों के वेलफेयर के लिए ही रूल करना होगा, यानी कि अगर वो इंडियंस के मतलब अगर वो इंडियंस का डेवलपमेंट नहीं करते हैं, इंडिया का वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करते हैं, तो वो इंडिया में अपने रूल को कंटिन्यू नहीं कर सकते। फिफ्थ इज कि इनके वर्क्स की वजह से इंडिया में कुछ रिफॉर्म्स भी हुए। सो फर्स्ट इज कि इंडिया के एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए वेलबी कमीशन अपॉइंट हुआ। सेकेंड इज कि लंदन और इंडिया में साइमल्टेनियसली ICS एग्जामिनेशन होने लगे, कि जो ICS एग्जामिनेशन थे वो साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ लंदन में और इंडिया में होने लगे। थर्ड इज कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना 1886 में। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन बना था ताकि पब्लिक सर्विस में यानी कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसमें इंडियंस को भी और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। फोर्थ इज कि एक इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आया, जिससे कि इनकी जो अर्ली नेशनलिस्ट की जो डिमांड थी कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज को एक्सपेंड करा जाए, उस डिमांड को फुलफिल करा गया। सो दीज वॉज द अचीवमेंट्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, जिससे कि इन्होंने नेशनल मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अब लेकिन इन्होंने अपने कुछ इनके अचीवमेंट्स भी थे, लेकिन इन्होंने ऐसे मेथड्स का यूज़ करा, मतलब इनके जो काम करने का तरीका था तो कहीं ना कहीं कुछ इनके ड्रॉबैक्स भी थे जिसकी वजह से इनको क्रिटिसाइज़ करा गया। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि ये नहीं मतलब अर्ली नेशनलिस्ट ये नहीं समझ पाए कि ब्रिटिश के इंटरेस्ट्स और इंडिया के इंटरेस्ट्स काफ़ी अलग हैं। तो मतलब ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि ब्रिटिश इंडिया का मतलब इंडियंस का यूज़ अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उसकी बजाय ये ब्रिटिश के काम करने के तरीके पे, उनकी जस्टिस पे, उनकी ऑनेस्टी पे भरोसा करते थे। सेकेंड इज़ कि इनका जो ये तरीका था कि ये गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजकर, उनको प्रपोजल्स, रिक्वेस्ट लेटर्स भेज करके अपनी डिमांड्स रखते थे, ये चीज़ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि ये इस तरह से ब्रिटिश की जेनरसिटी पे, उनकी काइंडनेस पे बिलीव कर रहे थे कि उनको अगर दया आ जाए, मतलब वो इन चीज़ों को देख कर और उनको सही लगे तो वो इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट करेंगे। वहीं अगर ये अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा करके अगर एक साथ यूनाइट होकर कुछ एग्रेसिव वे में गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड्स रखते तो गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर सकती थी। थर्ड इज़ कि अपने मूवमेंट में मासेस को यानी कि कॉमन लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर पाए, जैसे कि पीजेंट्स हैं, वर्कर्स, क्राफ्ट्समैन, आर्टिसंस, तो इन्होंने कॉमन लोगों को अपने मूवमेंट में इंक्लूड ही नहीं करा। इसमें सिर्फ मेनली जो डोमिनेटिंग जो रोल था वो एजुकेटेड क्लास का ही था, जैसे कि प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, बैरिस्टर्स। सो दिस वॉज द क्रिटिसिज्म कैरिड आउट ऑन द अर्ली नेशनलिस्ट। इसी के साथ कांग्रेस को लेकर गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था वो भी कुछ चेंज हुआ। तो जैसे कि पहले गवर्नमेंट कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी कि उनका भी मतलब उनको ऐसा लगता था कि शायद कांग्रेस के आने से उनके जो ड्रॉबैक्स हैं वो गवर्नमेंट को पता चलेंगे, तो उनका मतलब एक सेफ्टी वाल्व का काम करेगा ये उनके लिए कि वो अपने रूल को इंडिया में और ज़्यादा कंटिन्यू कर सकेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज हो गया। उनको ये लगा कि कांग्रेस जो है ये पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रही हैं, कि ये कह रहे हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड कर दो, कि इंडियंस को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दो, मतलब वाइसरॉय के काउंसिल में उनको गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दो। तो इनको लगा कि कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है, बल्कि इसकी जगह कांग्रेस को सोशल इवल्स को कम करने के लिए, यूनिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब इनको ऐसे काम करने चाहिए। लेकिन वहीं कांग्रेस का जो मेन फोकस था वो इंडियन नेशनलिज्म था, इंडिया का नेशनल मूवमेंट था। तो इस चीज़ की वजह से गवर्नमेंट धीरे धीरे उनको मतलब कांग्रेस को वो रिडिक्यूल करने लगे अपनी मीटिंग्स में, अपनी स्पीच में। वो उनको मतलब उनकी तरफ डिसरिस्पेक्ट शो करते थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कांग्रेस की मीटिंग्स में जाने से मना कर दिया गया।
और गवर्नमेंट जो है ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यूज़ करने लगी ताकि वो हिंदूज़ को मुस्लिम के अगेंस्ट कर सकें, लोगों को अपने लीडर्स के अगेंस्ट कर सकें। तो ये सब मेथड्स ही अडॉप्ट कर रही थी गवर्नमेंट ताकि ये नेशनल मूवमेंट को, कांग्रेस को भी कर सके। लेकिन इन सब चीज़ों के चलते हुए भी मतलब उनके गवर्नमेंट के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यूज़ करने के बावजूद भी कांग्रेस का भी डेवलपमेंट हुआ और इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। So thanks for watching the video and please do like, share and subscribe to the channel.